हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से आरकेएस क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों अब आप लोगों का एग्जाम जो है बहुत ही ज्यादा नजदीक आ गया। उसको देखते हुए हम लोग जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करते हैं ताकि ये एग्जैक्ट एग्जाम में पूछा जाए। और जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी विषय का लगभग हम लोग करेंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले एसएसटी पेपर में पॉलिटी का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कन्या भ्रूण हत्या क्या है। और दोस्तों इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन में दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे होने वाली वीडियो होगी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और तो अब हम लोग सीधा क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है, क्या कानून इसे रोकने में सफल हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि कन्या भ्रूण हत्या क्या है। तो दोस्तों कन्या भ्रूण हत्या का मतलब गर्भ में ही कन्या यानी कि शिशु की गर्भपात द्वारा हत्या करना होता है। तो ये बहुत सारा ऐसा केस आता है कि जिन लोगों को लड़की नहीं चाहिए, केवल लड़का ही चाहिए, वो आजकल तो वैज्ञानिक विधि बहुत सारा आ गया जिसमें पहले पता कर लेता है कि लड़का है या लड़की। अगर उसको लड़की नहीं चाहिए तो उसको इसी मेथड से क्या कर दिया जाता, मरवा दिया जाता। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो कन्या भ्रूण हत्या कहते हैं। आगे देखते हैं क्या कहा। कन्या भ्रूण हत्या का मतलब गर्भ में ही कन्या यानी शिशु के गर्भपात द्वारा क्या कर देता है दोस्तों, हत्या करता है। और यानी आज की वैज्ञानिक तकनीक द्वारा गर्भ काल के दौरान ही पता चल जाता है कि गर्भ में पल रहा शिशु लड़का है या लड़की। दोस्तों ये बात तो शायद आप लोगों को भी पता ही होगा कि आजकल अल्ट्रासाउंड करके पता पहले ही कर लिया जाता है कि पेट में जो पल रहा बच्चा, गर्भ में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की है। तो उसी टाइप से अगर रखने का मन होगा तो रखता है। आजकल तो मतलब है क्या, अधिक दंपति मतलब जो पति पत्नी होते हैं उनको तो अधिक चाहते हैं कि लड़का ही हो, लेकिन अगर लड़की अगर उनको नहीं चाहिए होता तो उसको गर्भपात द्वारा हटा देता। क्योंकि अधिकांश दंपति यानी कि माता पिता जो है लड़की की तुलना में लड़के को अधिक चाहते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि लड़का ही हो। जिनको लड़का ही चाहिए वो लड़की को क्या करता है, गर्भपात द्वारा मरवा देते हैं। अतः गर्भ में ही कन्या शिशु की गर्भपात द्वारा क्या करता है दोस्तों, तो हत्या करवा देता है। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कन्या भ्रूण हत्या। भारत में भ्रूण हत्या कानून अभी तक सफल नहीं हो पाया है क्योंकि भारत एक पुरुष प्रधान है। दोस्तों सदियों से भारत जो है एक पुरुष प्रधान देश बना है, क्योंकि भारत में ये जो पुरुष प्रधानता और इसमें कन्या भ्रूण हत्या, ये लड़की को तो आजकल कम समझ, क्योंकि अपना जो भारत का अभी प्रेसिडेंट है वो भी एक लेडीज ही है। तो इसको भी देखकर मतलब क्या होगा कि लेडीज का जो है महत्व हम लोग को समझ में आ जाना चाहिए कि जो अब नहीं तो लड़का कम है और ना ही लड़की कम है। फिर भी कुछ आदमी समझ रहे हैं, लेकिन कुछ आदमी को अभी तक भी समझ में ये बात नहीं आ रहा कि लड़की भी अब किसी लड़के से कम ना है। सभी फील्ड में, चाहे आप जिधर भी जिस एरिया में देख सकते हैं। अब पायलट बन ही गई, आर्मी में सेना में जा ही रही है, प्रेसिडेंट हो गई, संसद में है। अब क्या चाहिए, अब लड़कियां कभी भी अब लड़कों से कम नहीं हो सकती। सभी फील्ड में लड़कियां हैं। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। नारी सशक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो नारी सशक्तिकरण का मतलब है कि महिलाओं को प्रभावित करने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और पारिवारिक मामलों में नीति निर्माण प्रक्रिया में भागीदारी प्रदान करना। इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, कि जो ये जो नारी मतलब स्त्रियां हैं ये हर एक फील्ड में अपना योगदान देगी। सशक्तिकरण मतलब एक संगठन के दौरान, संगठन के द्वारा संगठन बनाकर क्या करेगी, अपने अधिकारों का मांग रखेगी, जिसमें अगर वो क्या करेंगे तो संसद में अपना योगदान देगी, उसके बाद चुनाव लड़ेगी। तो इन सभी मामलों में जाकर क्या करेंगे, अपना योगदान, अपना हक के लिए काम। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि अभी जैसे बिहार पुलिस, उनको तो 35% 50% ऐसे ही छूट बिहार सरकार की तरफ से मिला ही रहता है। उसके बाद संसद में, उसके बाद पंचायत में उनको उतना छूट मिलता ही है। तो सरकार भी चाहती है कि ये जो पिछड़ा वर्ग मतलब जो लेडीज को बहुत पहले से अधिकार नहीं मिल पा रहा था
वो अब अधिकार उनको मिलना चाहिए, उनको भी शिक्षित होना चाहिए। दोस्तों ये जो है, किसी पर जुल्म कब होता है? जब उनमें शिक्षा का अभाव होता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जो थे, इतना अच्छा संविधान बनाया ताकि सबको समान अधिकार मिले, उस अधिकार का हनन ना हो, उसके लिए क्या है, एक संविधान बनाया गया। और उस संविधान का पालन, खैर इससे तो ये तो किताबी भाषा है, और वाकई मतलब वास्तविकता कुछ और है, किताब में कुछ और। फिर भी बहुत लोग हैं जो कानून के डर से पालन करते हैं, बहुत लोग कानून को ना कुछ मानते ही नहीं। तो हालांकि हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं, क्या कहते, तो उसमें भागीदारी प्रदान करना होता। तो महिला सभी क्षेत्र में क्या करेगी, अपना भागीदारी निभाएगी। वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण की धारणा को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्राप्त हो रहा। दोस्तों ये जो नारी सशक्तिकरण है, अब देश में ही नहीं विदेश में भी एक संगठन के तौर पर तैयार हो रहा है और अपने अधिकार के लिए लड़ाई जारी है उनका। तो क्या करें, इसलिए महिला सशक्तिकरण जो है दोस्तों बहुत जरूरी है, क्योंकि उनके अधिकारों का हनन ना हो, उनको उनका जो अधिकार है उनको मिले, इसके लिए नारी सशक्तिकरण बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो भारत सरकार ने 2000 ईस्वी में, वर्ष कितना दोस्तों, तो 2000 ईस्वी में नारी सशक्तिकरण की नीति की घोषणा की है। तो दोस्तों ये जो भारत सरकार है, कब अप्रूवल दे दिया, तो वर्ष 2000 ईस्वी में अप्रूवल दे दिया कि नारी सशक्तिकरण की जो संगठन है उनको मतलब ये क्या अथॉरिटी दे दिया गया सरकार के द्वारा कि जो ये आप अपने अधिकार के लिए खुद लड़ाई लड़ सकते हैं। हालांकि सरकार तो सपोर्ट में है ही, लेकिन किसी भी चीज को करने के लिए पहले खुद हाथ पर फैलाना पड़ता है, उसके बाद कोई दूसरा कोई सपोर्ट करता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करना चाहिए, पहले खुद हाथ पर चलाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और अपना प्रतिभा दिखाना चाहिए, ताकि क्या लोग समझे अपनी बात, उनकी बातों को, और उनमें उनको क्या करे दोस्तों, तो मदद करे। तो अब हम लोग आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग कौन कौन है? ग्राम पंचायत का प्रमुख अंग कौन कौन है? तो दोस्तों ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग 4 है। कितने हैं? तो 4 है। सबसे पहला ग्राम सभा। क्या है दोस्तों? तो ग्राम सभा। ग्राम सभा मतलब क्या होता है कि गांव में किसी भी बात को लेकर सभा बुलाई जाती है या कोई भी मीटिंग बुलाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? तो ग्राम सभा। दूसरा है मुखिया। तो ग्राम सभा का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, कौन होता है? मुखिया होता है। ये जो इसका संचालन करता है, कौन करता है? तो मुखिया ही करता है। और इसका जो डिसीजन जो लिया जाता है सही तरीके से, और वो उस डिसीजन को भी कौन लेता है दोस्तों? तो मुखिया ही लेता है। और तीसरा है ग्राम रक्षा दल। इसके बारे में शायद आप लोग जानते होंगे या नहीं भी। तो ग्राम रक्षा दल क्या होता है दोस्तों? गांव में कम से कम 10 वयस्क लड़के जो लगभग 20 साल 22 साल के हो, तो उस टाइप से 10 लड़के को कम से कम साथ किया जाता है, और गांव के रक्षा की जिम्मेदारी जो है उनको दिया जाता है कि गांव में देखो क्या हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। तो ये जो जिम्मेदारी होता है किसका होता है दोस्तों? तो ग्राम रक्षा दल का होता है। उसके बाद है ग्राम कचहरी। दोस्तों जिस टाइप से कोर्ट होता है उसी टाइप से गांव में भी पंचायती फैसला किया जाता है, ये होता है ग्राम कचहरी। तो ये चारों अंग होता है। अब नेक्स्ट है क्या, संघ राज का अर्थ। संघ राज क्या होता है? तो संघ राज जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर एवं स्थानीय स्तरों पर वितरित किया जाता है। स्थानीय स्तरों पर, स्थानीय स्तरों पर वितरित किया जाता, तो वह संघीय शासन कहलाता है या संघीय व्यवस्था कहलाता है या संघीय राज्य कहलाता। तो फिर से देखते हैं दोस्तों इसको, क्या जब सत्ता का विभाजन केंद्रीय, राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तरों पर किया जाता है। केंद्रीय स्तर जो मेन होता है, जैसे कि हो गया रेल, हो गया डाक, हो गया आर्थिक संबंधी, पैसा संबंधी सारी बातें, तो ये सब किसके पास रहेगा दोस्तों? तो ये रहेगा केंद्र के पास। और हो गया जैसे राज्य, राज्य के पास रहेगा दोस्तों पुलिस, प्रशासन, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स,
तो ये सब आएंगे राज्य के अंतर्गत। और स्थानीय स्तर पर, स्थानीय तो स्थान जिसका ज्यादा बोलबाला होता है वो स्थानीय उधर उसका अधिकार होता है, वह संघीय राज कहलाता है। इसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्र के पास होता है। जो मेन सत्ता होता है दोस्तों वो किसके पास होता है, तो केंद्र सरकार के पास ही होता है। जिसमें से अभी हम लोग देख ही लिए कि डाकघर रहता है, उसके बाद क्या कहता है, रेल रहता है, और आर्थिक संबंधी जितना भी बात होगा वो सब कौन करेगा दोस्तों। जैसे नोट बदलने का काम कौन कर सकता है, तो केंद्र सरकार के पास ही ये इस टाइप का अथॉरिटी होता है, तो वही कर सकती है। अब नेक्स्ट क्या है, लैंगिक असमानता। लैंगिक असमानता क्या होता है दोस्तों, तो लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर पुरुष और स्त्रियों में जो असमानता पाई जाती है उसको हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, तो लैंगिक असमानता कहते हैं। तो क्या है, कहा लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं एवं पुरुषों में जो असमानताएं पाई जाती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो लैंगिक असमानता कहते हैं। लिंग के आधार पर, जैसे दोस्तों इसमें बहुत सारी बातें हैं। तो होता है क्या, लड़का ये काम कर सकता है, लड़की ये काम नहीं कर सकती है। लेकिन अब ये बात तो बिल्कुल सही नहीं है। अब तो लड़का जो काम कर सकता है बिल्कुल लड़की भी कर सकती है। जैसे अब बहुत सारा काम ले लो, एरोप्लेन चला ही रही है, उसके बाद बहुत सारा काम नेवी में, आर्मी में, इस टाइप से बहुत सारा काम लड़कियां भी कर रही है। तो अब असमानताएं बहुत कम है, फिर भी कुछ हद तक तो है। तो लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं एवं पुरुषों में जो असमानता पाई तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, तो लैंगिक असमानता कहते हैं। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं अन्य कई क्षेत्रों में पाई जाती है। सामाजिक दोस्तों, समाज में कई तरह की असमानता पाई जाती है। जैसे कहीं कहीं पर देखिएगा, जैसे कि गर्ल्स में 12-14 साल में एमसी मेंस्ट्रुअल साइकिल प्रारंभ हो जाता। उसमें कहीं कहीं किसी किसी जगह पर क्या होता है, उसको बहुत भद्दे नजर से देखा जाता कि ये अभी इसको कोई नहीं तो चूल्हा चौका भी करने नहीं दिया जाता, या तो मंदिर में पूजा करने के लिए भी नहीं दिया जाता, और कहीं ऐसा जगह है जहाँ खुशी मनाया जाता। तो इसमें इस टाइप से। और आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रों में दोस्तों अब लड़कियां भी बहुत बढ़ चढ़ कर भाग लेने लगी, चुनाव में खड़ा होने लगी। और अब तो इसका उदाहरण हम लोग सीधा देख सकते हैं, प्रेसिडेंट को देखकर कह सकते हैं कि क्या प्रेसिडेंट अब अगर स्त्री हो गई तो आप किसी भी क्षेत्र में बिल्कुल जा सकती है, एवं अन्य क्षेत्रों में पाई जाती है। अब तो कुछ हद तक सुधार हुआ दोस्तों, लेकिन कुछ हद तक है, उसका भी कुछ दिन में तो निपटारा हो ही जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, संघीय शासन की दो विशेषताएं लिखे। संघीय शासन दोस्तों, संघीय शासन कहने का मतलब सीधा मतलब होता है केंद्र, और केंद्र की जो मुख्य दो विशेषताएं हैं उनमें पहला है संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत दो स्तर की सरकार होती है, एक होता है केंद्रीय स्तर और दूसरा होता है दोस्तों क्षेत्रीय स्तर। केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार निर्णय लेगी और क्षेत्रीय स्तर पर क्षेत्र के जो वहां का जो होगा मेन, वही वहां का सारा कारभार देखेगा। और दूसरा है कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती है। दोस्तों भारत जो है विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पर हर एक जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, और यहाँ पर विभिन्न तरह की पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियां। ऐसे तो राष्ट्रीय स्तर की मात्र 6 पार्टियां हैं, लेकिन बहुत सारी पार्टियां जिसमें क्या है कि जो जीतती है, जो सरकार, जिनका सरकार बनता है, जो पार्टी जीतती है वो ही क्या करता है दोस्तों, तो हम लोगों पर क्या करता है, अलग अलग सरकार एक ही नागरिक के समूह पर क्या करता है दोस्तों, तो अपना अधिकार कर लेता है। अब हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों, अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र की सफलता की मुख्य शर्तें क्या है। कौन कौन सी बातें हैं जो लोकतंत्र को सफल बना सकती है, तो उसके बारे में हम लोग पॉइंट वाइज के रूप में देखते हैं। तो लोकतंत्र की सफलता की निम्न शर्तें, सबसे पहला शिक्षित एवं जागरूक मतदाता। दोस्तों मतदान करने के लिए सबसे पहले शिक्षित और जागरूक तो जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर शिक्षित रहिएगा तो देश दुनिया में क्या चल रहा है, आपके आसपास क्या चल रहा है, क्या सही चल रहा है, क्या गलत चल रहा है, आपको इसका पता चलेगा।
और जागरूकता, जागरूकता दोस्तों आजकल क्या होता है कि जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वोट डाला जाता है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जाति के नाम पर, अगर धर्म के नाम पर अगर वोट डालिएगा तो आपके अधिकार का जो है हनन होवे करेगा, क्योंकि होना तय है। क्यों? क्योंकि आप जाति के नाम पर दे रहे हैं। ये नहीं कि कौन अच्छा कर रहा है, कौन अपने समाज के लिए अच्छा कर सकता है, कौन देश के लिए अच्छा कर सकता है, ये सोचकर अगर आप लोग मत डालिएगा, यानी वोट डालिएगा, तो उसके लिए सभी लोगों के लिए, समाज के लिए, देश के लिए अच्छा माना जाएगा। दूसरा पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक समानता। आर्थिक और सामाजिक समानता मतलब समाज में सभी लोगों को बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। तीसरा है न्यूनतम आर्थिक सहायता। दोस्तों न्यूनतम आर्थिक सहायता क्या होता है? ये तो सरकार थोड़ा थोड़ा कर रही है, जैसे कि ये कन्या उत्थान योजना, और भी जैसे प्रोत्साहन राशि, इस टाइप से अगर 7-8 में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको प्रोत्साहन राशि के नाम पर ड्रेस दिया जाता है, साइकिल दिया जाता है, तो ये आर्थिक सहायता है। उसके बाद है विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों अपनी जो बात है दूसरों के सामने पूरी स्वतंत्रता से कैसे रख सकते हैं, और सही बातों को दूसरे के सामने बोलने में थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होना चाहिए, इसी को कहते हैं विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आप बेझिझक सही बातों को किसी के सामने भी कह सकते हैं। अगला है शांति एवं सुव्यवस्था। दोस्तों लोकतंत्र जो है इसमें शांति की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, शांति और सुव्यवस्था। सुव्यवस्था कहने का मतलब होता है कि जैसे अगर आप बड़े बड़े शहरों में देखिए, या यहीं भी गांव में भी, अगर कोई बड़ा नेता आ रहा तो क्या किया जाता है? सबसे पहले पूरा एकदम जनता की इधर तितर बितर कर दिया जाता कि इस रास्ते से नहीं आना है, मतलब लोगों का जो मौलिक अधिकार है उसका हनन कर दिया। तो ये सुव्यवस्था थोड़ी ना है, तो ये हो गया कुव्यवस्था। मतलब सुव्यवस्था से अच्छी तरह से व्यवस्था लागू करके रखना चाहिए, ताकि किसी के भी अधिकारों का हनन ना हो। अगला है राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूकता। तो हम लोगों को राष्ट्र के हित के बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्र के हित के बारे में कैसे सोचेंगे? ऐसा नहीं है कि जो सरकारी संपत्ति, जैसे सामुदायिक भवन ही हो गया, अब सामुदायिक भवन में पंखा लगा हुआ, वहां कोई ना है, बस खोल के घर चल गए, तो ये थोड़ी हुआ हित की बात। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे पानी चल रहा, मोटर का जो स्विच है वो ऑन ही रह गया, उसको बंद कर देंगे, ये हुआ हित का बात। कहीं पर क्या है, तो अगर सब सो गया, लाइट बाहर का जल ही रहा, तो उसको हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, तो उसको बंद कर देंगे, ये हुआ हित का बात। मतलब या तो कहीं नल चल रहा है उसको बंद कर देंगे। तो इस टाइप से हम लोग क्या कर सकते हैं दोस्तों, तो राष्ट्रीय हितों के प्रति जागरूकता फैला सकते हैं। स्थानीय स्वायत्ता शासन, इसमें क्या होता है दोस्तों कि स्थानीय सत्ता शासन में ये जो चुनाव होते हैं वहां पर क्या होता है दोस्तों, तो एक ही आदमी बार बार नहीं जीते, सबको खड़ा होने को वहां पर अथॉरिटी होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, ये स्थानीय सत्ता शासन होता है। उसके बाद अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा। अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा दोस्तों, ये अनुच्छेद कितना महत्व, 29-30। इसमें क्या कहा जाता है दोस्तों कि अल्पसंख्यक मतलब जो जिनकी संख्या कम है उनका जो, और जिसका संख्या ज्यादा है, ज्यादा संख्या वाले का दायित्व बनता है कि जिनकी संख्या कम है उनका रक्षा करना, किसी प्रकार से उनको नुकसान नहीं पहुंचाना। अगला क्या है, स्वतंत्र प्रेस। स्वतंत्र प्रेस कहने का मतलब होता है कि आप सही बातों को कहीं भी रख सकते हैं प्रेस मीडिया के माध्यम से। स्वतंत्र न्यायपालिका एवं निष्पक्ष तथा सामयिक निर्वाचन। स्वतंत्र न्यायपालिका मतलब कि सही ढंग से क्या है दोस्तों, तो निर्णय मिले, ये हो गया स्वतंत्र न्यायपालिका। मतलब एवं निष्पक्ष मतलब होगा किसी के प्रति किसी का पक्ष न लेते हुए उसका सही निर्णय, सही डिसीजन देना, ये हो गया दोस्तों क्या, तो निष्पक्ष। और सामयिक निर्वाचन, सही तरीके से निर्वाचन।
अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष क्या क्या समस्याएं हैं। वैसे तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सामने बहुत ही ज्यादा समस्या है, लेकिन उन कुछ गिने चुने समस्या को हम लोग देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। सबसे पहला है नागरिकों में शिक्षा एवं जागरूकता का अभाव। दोस्तों सबसे पहले नागरिक को, एक अच्छा नागरिक वही होता है जो शिक्षित होता है। क्यों? क्योंकि शिक्षित होने पर ही आपको सही और गलत का अंदाजा आएगा। क्यों? क्योंकि सही गलत का अगर आपको परख नहीं होगा तो आप समाज में जागरूकता कैसे फैलाइएगा? क्योंकि आप खुद अगर जागरूक नहीं रहिएगा तो समाज में जागरूकता कैसे होगी? दूसरा है लोकतंत्र में विश्वास की कमी। ऐसे भी लोकतंत्र में विश्वास लोग करे भी तो क्यों करे? जो भी नेता आएगा वो कुछ न कुछ वादा करके जाएगा, हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, जीतने के बाद तो भूल ही जाता, तो लोग विश्वास करेगा भी तो कैसे करेगा? लेकिन इसी के वजह से कुछ जो अच्छा नेता होता है उसका चुनाव नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र में जो विश्वास की कमी है उसको लेकर अच्छा नेता जो वो नहीं चुना पाता, और जो झूठ और बोलने वाला नेता होता है वो जीत जाता है, उसके पास सत्ता आ जाता है और पूरा जो भी बचा खुचा होता है सबको तहस नहस कर देता। मतलब क्या होता है, समाज में कुछ अच्छा नहीं कर पाता है और राष्ट्र के लिए कुछ अच्छा नहीं कर पाता है। अगला है नागरिकों में नैतिक गुणों का अभाव। दोस्तों नैतिक गुण कहने का मतलब होता है सही या गलत की पहचान करना, अच्छाई या बुराई का पहचान करना। तो अगर नागरिक में नैतिक गुण का अभाव रहेगा तो यही तो अभी तुरंत बोले थे कि वोट डालने का जो अधिकार होता है, वोट डालेंगे कब? जब हम लोग सही गलत, हम लोगों का सही गलत को पहचान रहेगा हम लोगों को, तभी तो हम लोग सही आदमी चुनाव कर पाएंगे। अगर जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर अगर वोट कर रहे हैं तो दोस्तों हम लोग गलत कर रहे हैं। होता क्या, चुनाव के दिन में आएगा कहेगा हम इस जाति के हैं भाई, तुम भी इस जाति का, लोग कुछ रखो, या तो कुछ खिला पिला देगा, 500 रुपया देगा, 2000 रुपया देगा, तो वो लेकर क्या करते लोग दोस्तों, तो वोट करते हैं। उसके बाद वही रुपया जब उससे वसूला जाता है किसी न किसी तरह से, तब उनको लगता कि मेरा ये जो नेता चुना गया ये बिल्कुल बेकार है, कुछ कर ही नहीं रहा। कैसे करेगा? आप लोगों ने क्या किया, तो पैसा लेकर वोट डाला। अगर आप लोग सही तरीके से वोट डालते, अगर मतलब जागरूक रहते, शिक्षित रहते, तो ऐसा काम बिल्कुल नहीं करते। तो इसके प्रति हम लोग को जिम्मेवार बनना होगा। अगला है सामाजिक एवं आर्थिक विषमता। दोस्तों समाज में बहुत तरह की विषमताएं पाई जाती है, जिसमें सामाजिक एवं आर्थिक विषमता भी है। इसमें क्या होता है कि लिंग के आधार पर विषमता है, अमीरी गरीबी में विषमता है, छोटे बड़ों में है, ऊंची जाति नीची जाति में विषमता है। तो बहुत टाइप से इस विषमता, जबकि संविधान में लिखा गया है कि सबको बराबर माना जाना चाहिए। उसके बाद निष्पक्ष समाचार पत्र एवं मीडिया आदि का अभाव। अभी क्या है दोस्तों, जिसकी सरकार है उसी के तरफ से मीडिया बोलती है। क्यों? क्योंकि पैसा खाया हुआ होता। तो अगर आप उसको पैसा मिल जाए तो वो आपके तरफ से ही बोलने लगेगा, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके अभाव के कारण क्या होता है कि दोस्तों सही चीज का, सही नेता का चुनाव नहीं हो पाता, और वो पैसा लेकर क्या करता है दोस्तों, तो उसके बारे में पूरा एकदम बड़ा उड़ा कर देगा। तो आप लोग भी क्या करते हैं, कन्विंस हो जाते हैं और उसको ही वोट डालकर गलत आदमी को जिता देते हैं। तो निष्पक्ष समाचार पत्र और मीडिया का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो कि क्या है दोस्तों, तभी लोकतंत्र में इसका बहुत ही अभाव है। अगला है मताधिकार का दुरुपयोग। मताधिकार का दोस्तों, मत डालने यानी कि वोट डालने का जो दुरुपयोग है, वो लोग मतलब उपयोग सही ढंग से नहीं किया जा रहा। तो मताधिकार का दुरुपयोग, इसमें यही अभी तुरंत बताए थे कि आपका जो अधिकार है, वोट डालने का अधिकार आपका, ये गुप्त होता है। आप जिसको चाहिएगा उसको वोट कीजिएगा। तो अगर आप जागरूक रहिएगा, शिक्षित रहिएगा, तो सही आदमी का चुनाव कीजिएगा, जिससे क्या आपके समाज के लिए, आपके लिए दोस्तों क्या कर सकते हैं, आपका नेता जो है कुछ अच्छा कर सके। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले क्लास में।
अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरी जो भी आगे आने वाली वीडियो होगी आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।